हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल सॉल्व। एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग के 2 लेक्चर्स आप पढ़ चुके हैं, जिसमें यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट और रोड एस्टिमेशन आपने देखा है। इस लेक्चर में हम देखेंगे कि एस्टिमेट कितने टाइप के होते हैं और कुछ डेफिनेशंस, कुछ एरिया की प्लिंथ एरिया क्या होता है या डिफरेंट टाइप की जो डेफिनेशंस हैं वो हम देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक दैट इज टाइप्स ऑफ एस्टिमेट। तो बेसिकली एस्टिमेट होता क्या है? किसी भी कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट को, अप्रॉक्सीमेट कॉस्ट को वर्कआउट करना उस वर्क या कंस्ट्रक्शन को होने से पहले, यानी कि वो स्टार्ट नहीं हुआ काम और उससे पहले ही आपने एक एस्टिमेट लगा लिया कि इसमें इतनी कॉस्ट लगेगी या इसकी कॉस्ट अप्रॉक्सीमेट इतनी है, तो वो कहलाता है एस्टिमेट। एस्टिमेट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, जैसे कि प्रिलिमिनरी और अप्रॉक्सीमेट, या उसको कहते हैं रफ कॉस्ट एस्टिमेट। यहाँ पे कॉस्ट है, रफ कॉस्ट अंदाज़ा लगा लेते हैं। नेक्स्ट है प्लिंथ एरिया एस्टिमेट, क्यूब रेट एस्टिमेट, अप्रॉक्सीमेट क्वांटिटी मेथड एस्टिमेट, डिटेल्ड एस्टिमेट और आइटम रेट एस्टिमेट। तो बात करते हैं फर्स्ट टाइप ऑफ एस्टिमेट की, दैट इज प्रिलिमिनरी और रफ कॉस्ट एस्टिमेट। तो इस टाइप के एस्टिमेट में होता क्या है, ये एस्टिमेट आप करते हैं, डिपेंड करता है फाइनेंशियल पोजीशन पे। यानी कि कोई भी काम कर रहे हैं, किसी भी बिल्डिंग की कॉस्ट एस्टिमेट करनी है, तो आप ये देखेंगे कि उस चीज़ की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है। फाइनेंशियल पोजीशन के बेसिस पर आप अप्रॉक्सीमेट अंदाज़ा लगा लेते हैं कि उस कंस्ट्रक्शन की या उस वर्क की या उस बिल्डिंग की कॉस्ट क्या होगी। जैसे कि सपोज अगर किसी बिल्डिंग की आप बात करते हैं, तो आप ये देखेंगे कि जैसे कि पर स्टूडेंट कॉस्ट कितनी आ रही है फॉर स्कूल्स के लिए। ठीक है, जैसे कोई स्कूल की अगर आप बात कर रहे हैं या हॉस्टल की बात कर रहे हैं, तो आपको ये कंसिडर करना है, तो आप ये देखेंगे कि पर स्टूडेंट कॉस्ट कितनी आ रही है। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जितने होंगे उस हिसाब से आप अंदाज़ा लगा लेंगे। या आप ये देखेंगे कि पर क्लासरूम कॉस्ट कितनी आ रही है स्कूल्स के लिए, फॉर स्कूल्स। या अगर आप हॉस्पिटल वगैरह बना रहे हैं, तो आप ये देखेंगे पर बेड जो है कॉस्ट कितनी आ रही है फॉर हॉस्पिटल्स। ठीक है, या पर सीट फॉर सिनेमा वगैरह हॉल बना रहे हैं, तो आप ये देखेंगे कि पर सीट जो है फॉर सिनेमा एंड थिएटर्स जो हॉल्स होते हैं उनकी जो है पर सीट कॉस्ट कितनी आ रही है। तो इस टाइप से ओवरऑल अप्रॉक्सीमेट कॉस्ट का आप अंदाज़ा लगा लेते हैं। जैसे कि सपोज अगर आप बात करते हैं एट 10,000 रुपीज़ जो है आपके कॉस्ट आ रही है पर स्टूडेंट। ठीक है, तो आपको पता है कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अगर 100 है, तो 100 स्टूडेंट्स के लिए टोटल कॉस्ट अप्रॉक्सीमेट कॉस्ट कितनी हो जाएगी? टोटल कॉस्ट आपकी हो जाएगी 10 लैक्स, क्योंकि ये 10,000 है, 100 से आपने मल्टीप्लाई कर लिया, एक स्टूडेंट की कॉस्ट इतनी आ रही है, तो टोटल 100 स्टूडेंट्स की कॉस्ट अराउंड आ जाएगी 10 लैक्स। तो इस टाइप से जो है ये एस्टिमेट कहलाता है आपका प्रिलिमिनरी या रफ कॉस्ट एस्टिमेट। रफली आइडिया लगा लिया कि इतना है तो इतना खर्चा ओवरऑल होगा। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ एस्टिमेट आपका आता है प्लिंथ एरिया एस्टिमेट। प्लिंथ एरिया एस्टिमेट, इसमें आप क्या करते हैं, प्लिंथ एरिया फाइंड करते हैं और उसके बेसिस पर जो है आप एस्टिमेट फाइंड करते हैं फॉर बिल्डिंग। किसी भी बिल्डिंग के लिए आप प्लिंथ एरिया का एस्टिमेशन सबसे पहले करते हैं। बेसिकली सबसे पहले आप क्या करते हैं, प्लिंथ एरिया जो है बिल्डिंग का फाइंड करते हैं और प्लिंथ एरिया को आप प्लिंथ एरिया रेट से जो है मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो आपको अप्रॉक्सीमेट जो है एस्टिमेट या कॉस्ट टोटल मिल जाती है। यानी कि ये भी एक अप्रॉक्सीमेट आइडिया है, एग्जैक्ट आप नहीं बता पा रहे हैं क्योंकि आप प्लिंथ एरिया के थ्रू जो है कॉस्ट एस्टिमेट कर रहे हैं। तो प्लिंथ एरिया होता क्या है बेसिकली, जैसे कि कोई भी बिल्डिंग है, ठीक है, तो ये बिल्डिंग है सपोज, और इसमें जो है ये वॉल्स वगैरह हैं। तो अगर आप इंक्लूडिंग वॉल, यानी कि जो टोटल एरिया आप काउंट कर रहे हैं, ठीक है, तो ये एरिया टोटल सपोज ये है आपकी टोटल विड्थ बी और ये है टोटल सपोज लेंथ एल। ठीक है, और ये थिकनेस जो है स्मॉल टी है। तो जो प्लिंथ एरिया होता है वो सपोज बी इंटू एल होता है, इंटू प्लिंथ एरिया रेट से आप मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपको अप्रॉक्सीमेट प्लिंथ एरिया एस्टिमेट मिल जाएगा। ध्यान रखिएगा कि प्लिंथ एरिया में जैसे कि रूफ जो भी ओपन एरियाज होते हैं, जैसे कि कोर्टयार्ड हो गया या आपका जैसे ये कैंटिलीवर्स हो गए, यानी कि जो ओपन एरिया जितने भी हैं वो इसमें इंक्लूडेड नहीं रहते हैं।
बालकनीज हैं, कोर्टयार्ड है, वो एरिया आप इसमें माइनस कर देते हैं। ओवरऑल वॉल को इंक्लूड करते हुए जो टोटल एरिया को आप जो है एस्टिमेट करते हैं वो आपका कहलाता है प्लिंथ एरिया। तो ये आपका प्लिंथ एरिया एस्टिमेट होता है। नेक्स्ट टाइप ऑफ एस्टिमेट आता है आपका क्यूब रेट एस्टिमेट। क्यूब रेट एस्टिमेट, तो सपोज क्यूब रेट एस्टिमेट में क्या होता है, आप जो है बिल्डिंग के क्यूबिकल कंटेंट को फाइंड करते हैं, यानी कि जो क्यूबिकल कंटेंट है बिल्डिंग के उसको कैलकुलेट कर लेते हैं। जैसे कि कोई भी बिल्डिंग है, आप जैसे यहाँ पे प्लिंथ एरिया में सिर्फ एरिया फाइंड कर रहे थे, उसके बेसिस पर आप कॉस्ट एस्टिमेट कर रहे थे। लेकिन क्यूब रेट में क्या है, जैसे कोई भी बिल्डिंग है उसमें क्यूबिकल कंटेंट फाइंड करने का मतलब है कि जो लेंथ है और विड्थ है और जो हाइट है, ये ओवरऑल टोटल वॉल्यूम आप निकाल लेते हैं और उस वॉल्यूम को उसके क्यूब रेट का, जो भी उसका क्यूब रेट है उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो आपको क्यूब रेट एस्टिमेट मिल जाता है। यानी कि जैसे कि वॉल्यूम या क्यूबिकल कंटेंट इनटू क्यूब रेट, तो ये आपका आ जाता है क्यूब रेट एस्टिमेट। जैसे कि आप सपोज अगर हाइट की आप बात करें, तो कोई भी बिल्डिंग, जैसे कि ये फ्लोर लेवल है, ठीक है, ये आपका जो है फ्लोर लेवल है और यहाँ पे जो है नंबर ऑफ स्टोरीज बनी हुई है, सपोज इस टाइप से है। तो जो हाइट आप कंसीडर करेंगे वो आप कंसीडर करेंगे फ्लोर लेवल से, और एक स्टोरी के फ्लोर लेवल से लेकर टॉप ऑफ द नेक्स्ट हायर फ्लोर, यानी कि जो भी नेक्स्ट हायर फ्लोर होगा, कि ये नेक्स्ट हायर फ्लोर है, यानी यहाँ तक की ओवरऑल हाइट जो है आप कंसीडर कर लेते हैं। तो इसके बेसिस पर आप क्यूबिकल कंटेंट की वैल्यू निकाल लेते हैं। आप सपोज ये हाइट कैपिटल एच है और इस फ्लोर की जो लेंथ और विड्थ है वो एल इंटू बी है, इंटू एच इंटू क्यूब रेट। तो ये आपका कहलाता है क्यूब रेट एस्टिमेट। ये एस्टिमेट जो है प्लिंथ एरिया एस्टिमेट से कंपैरेटिवली जो है वो मोस्ट एक्यूरेट एस्टिमेट होता है, क्योंकि यहाँ पर आप हाइट भी कंसीडर कर रहे हैं। अब जैसे कि सपोज अगर आप बात करते हैं अप्रॉक्सीमेट जो कॉस्ट है बिल्डिंग की, ऑफ अ बिल्डिंग ऑफ क्यूबिकल कंटेंट, यानी कि वॉल्यूम की जो अप्रॉक्सीमेट कॉस्ट है ऑफ 400 क्यूबिक मीटर वॉल्यूम की, तो वो है आपकी एट ₹180 पर क्यूबिक मीटर। यानी कि एक क्यूबिक मीटर की जो कॉस्ट है बिल्डिंग की वो 180 है और टोटल वॉल्यूम है 400 क्यूबिक मीटर। तो ओवरऑल टोटल कॉस्ट कितनी आ जाएगी, कम्स टू ₹72,000। ठीक है, तो ये ओवरऑल जो है कॉस्ट आपकी आ गई। तो इस टाइप से जो है आप क्यूब रेट एस्टिमेट के थ्रू जो है अप्रॉक्सीमेट कॉस्ट जो है वो फाइंड कर लेते हैं। अब नेक्स्ट टाइप ऑफ एस्टिमेट आता है, दैट इज अप्रॉक्सीमेट क्वांटिटी मेथड एस्टिमेट। अप्रॉक्सीमेट क्वांटिटी मेथड एस्टिमेट। तो इसमें क्या होता है, बेसिकली टोटल लेंथ होती है वॉल की, यानी कि टोटल लेंथ ऑफ वॉल, उसको जो है आप कैलकुलेट कर लेते हैं टोटल लेंथ को, उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं बाय रेट पर रनिंग मीटर ऑफ वॉल, पर रनिंग मीटर ऑफ वॉल। तो उसके जो रेट से अगर आप मल्टीप्लाई कर देते हैं तो टोटल जो है वो अप्रॉक्सीमेट क्वांटिटी मेथड से आप एस्टिमेट एग्जैक्ट अप्रॉक्सीमेट फाइंड कर पाते हैं। तो इसमें बस टोटल लेंथ जो है वॉल की फाइंड करते हैं रनिंग मीटर में। जैसे कि कोई ये वॉल है, तो अगर ये देखें तो ओवरऑल सपोज फर्स्ट वॉल है, इसकी यहाँ तक लेंथ है, बट रनिंग मीटर लेंथ यानी कि ये सिर्फ यहाँ से यहाँ तक, तो ये जो ओवरऑल लेंथ है ये आप कैलकुलेट कर लेते हैं, उसको रेट से उसके मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो अप्रॉक्सीमेट क्वांटिटी मेथड एस्टिमेट आपको मिल जाता है। नेक्स्ट आता है दैट इज डिटेल्ड एस्टिमेट और आइटम रेट एस्टिमेट, और आइटम रेट एस्टिमेट। ये सबसे ज़्यादा मोस्ट एक्यूरेट एस्टिमेट होता है, सबसे ज़्यादा बेस्ट मेथड होता है, रिलायबल या एक्यूरेट मेथड कहलाता है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि आप क्वांटिटीज़ जो है फाइंड करते हैं, यानी वर्किंग आउट कर लेते हैं कि क्वांटिटी ऑफ ईच आइटम ऑफ वर्क, ईच आइटम ऑफ वर्क, यानी अलग अलग वर्क के अलग अलग आइटम्स की आपने क्वांटिटी फाइंड कर ली, और कि अलग अलग आइटम्स की क्वांटिटी है, उनकी प्रॉपर लेंथ कितनी है, विड्थ कितनी है और हाइट कितनी है, उन आइटम्स की जो है आपने
विद द हेल्प ऑफ ड्राइंग, यानी कि ड्राइंग वगैरह की हेल्प से, मैप्स वगैरह की हेल्प से जो है आपने प्रॉपरली एक्यूरेटली लेंथ विड्थ और हाइट मेज़र करी, उसके बाद उसको उसके रेट से मल्टीप्लाई किया, तब जाके आपको एग्जैक्टली जो है हर एक आइटम का अलग अलग रेट होगा। जो भी आप वर्क कर रहे हैं, जैसे ब्रिक वर्क हो गया या अर्थ वर्क हो गया, हर के आइटम का अलग अलग रेट है, तो उनके रेट से जो है अलग अलग आप प्रॉपरली एक्यूरेट डायमेंशंस फाइंड करके उनको रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपको एग्जैक्ट यानी कि डिटेल्ड एस्टिमेट प्रॉपरली मिल जाएगा। इसीलिए इसको कहते हैं आइटम रेट एस्टिमेट। अलग अलग आइटम्स का रेट से उसको मल्टीप्लाई करते हैं और फिर हर आइटम का अलग अलग एस्टिमेट आप फाइंड कर लेते हैं। तो ये जो है ओवरऑल मेथड्स हैं आइटम, इसको कहते हैं आइटम रेट एस्टिमेट। कि एक क्वेश्चन इसके बेसिस पर आ जाता है, क्वेश्चन पूछते हैं कि द मोस्ट रिलायबल एस्टिमेट इज, कौन सा सबसे ज़्यादा रिलायबल या एक्यूरेट एस्टिमेट है। ऑप्शंस में आपको गिवन है, फर्स्ट इज डिटेल्ड एस्टिमेट, सेकेंड ऑप्शन आपको गिवन है प्रिलिमिनरी एस्टिमेट जो कि आप अप्रॉक्सीमेट आइडिया लगा के करते हैं। नेक्स्ट इज प्लिंथ एरिया एस्टिमेट, जिसमें प्लिंथ एरिया फाइंड करके आप एस्टिमेट फाइंड करते हैं। नेक्स्ट इज क्यूबिक रेट एस्टिमेट। तो आपको पता है सबसे ज़्यादा रिलायबल जो एस्टिमेट होता है वो डिटेल्ड एस्टिमेट ही होता है, क्योंकि अलग अलग आइटम्स का रेट फाइंड करके आप उसका एस्टिमेशन करते हैं, तो वो आपका डिटेल्ड एस्टिमेट कहलाता है। डेफिनेशंस हैं जिनके बारे में आप पढ़ लीजिए, पूछ लेते हैं कभी कभी। फर्स्ट इज प्लिंथ एरिया। तो प्लिंथ एरिया क्या होता है, ये आपका बिल्ट अप कवर्ड एरिया होता है, बिल्ट अप कवर्ड एरिया एट फ्लोर लेवल, यानी फ्लोर लेवल पे जो भी कवर्ड एरिया है वो आपका बिल्ट अप कवर्ड एरिया कहलाता है। जैसे कि इसमें क्या करते हैं, जो भी एक्सटर्नल डायमेंशंस होती हैं बिल्डिंग की वो भी आप कंसीडर करते हैं। जैसे कि अगर कोई बिल्डिंग है और उसको आपने सपोज ये साइड में वॉल्स वगैरह भी बना रखी हैं, तो ओवरऑल जो टोटल एरिया होता है, जैसे कि ये सपोज L/B है, तो ये एरिया आप कंसीडर करते हैं, तो ये आपका प्लिंथ एरिया कहलाता है। इसमें क्या होता है कि जैसे कि कोर्टयार्ड का एरिया है, जो ओपन स्पेसेस जितने भी हैं, जैसे कि ओपन एरियाज हो गया, या आप ये कह सकते हैं कि बालकनीज वगैरह हो गई, तो इन एरिया को जो है आप एक्सक्लूड कर देते हैं, इनको इंक्लूड नहीं करते, ठीक है। तो ये एक्सक्लूडेड रहते हैं। बाकी जितना भी टोटल एरिया है इंक्लूडिंग वॉल्स, तो ये आपका कहलाता है प्लिंथ एरिया। अब नेक्स्ट आती है डेफिनेशन, दैट इज फ्लोर एरिया। तो फ्लोर एरिया क्या होता है कि ये एरिया कहलाता है टोटल एरिया ऑफ फ्लोर, इट इज टोटल एरिया ऑफ फ्लोर इन बिटवीन वॉल्स, ठीक है। जैसे कि अब ये आप देख रहे हैं कि ये एरिया है, तो ये ओवरऑल इसमें सपोज ये थिकनेस जो है वॉल की T है, ठीक है, ये T थिकनेस में जो है वॉल कंसीडर की है, तो इसका फ्लोर एरिया कितना हो जाएगा, आपको पता है L माइनस, यानी कि इसमें से आप माइनस कर दें 2T इंटू B माइनस 2 टाइम्स ऑफ थिकनेस, क्योंकि आपको पता है ये T और ये T तब माइनस करेंगे, यानी कि वॉल्स को रिमूव करके जो ये इंटरनल एरिया होता है ये आपका कहलाता है फ्लोर एरिया, ठीक है। तो वॉल्स के बीच में जो टोटल एरिया होता है फ्लोर का, वो आप कहते हैं उसको फ्लोर एरिया। इसमें क्या होता है कि जैसे कि बरांडा है, बरांडा हो गया, या कोई पासेजेस हो गए, यानी कि जिससे आप जो है इंटरनली जो है आप पास हो रहे हैं, ठीक है। जैसे कि स्टेयर केसेस हो गए, एंट्रेंस हॉल्स हो गए, तो ये सब जो है इसमें इंक्लूडेड रहते हैं, ये आपका इंक्लूडेड रहता है। बट ओवरऑल फ्लोर एरिया ध्यान रखिएगा कि वॉल्स के बीच का जो एरिया रहता है वो आपका कहलाता है फ्लोर एरिया। अब नेक्स्ट जो एरिया आता है दैट इज सर्कुलेशन एरिया। तो ये वो एरिया होता है, इट इज़ द फ्लोर एरिया, ये वो फ्लोर एरिया है ऑफ बरांडा, जैसे कि जो बरांडा वगैरह आ गए या पासेजेस हो गए, यानी जो भी ओपन स्पेसेस हैं, ओपन एरियाज हैं, जैसे कि कॉरिडोर्स हैं, बालकनीज हैं, एंट्रेंस हॉल्स, ठीक है, स्टेयर केसेस एक्सेट्रा, तो ये सारे एरिया जो हैं आपके सर्कुलेशन एरिया कहलाते हैं। किसी
किसी पर्सन को बिल्डिंग को यूज़ करने के लिए इनके थ्रू मूव होना पड़ता है, यानी कि बिल्डिंग को यूज़ करने से रूम में जाना है तो इनके थ्रू जो है आप यूज़ होते हुए जाते हैं, तो ये सारे एरियाज़ जो है वो सर्कुलेट होते हैं, यानी सर्कुलेशन एरियाज़ कहलाते हैं। अब नेक्स्ट जो आता है आपका वो कहलाता है कारपेट एरिया। कारपेट एरिया, बेसिकली कारपेट एरिया क्या होता है, ये आपका होता है जैसे कि टोटल फ्लोर एरिया, जितना भी फ्लोर एरिया है उसमें से अगर आप माइनस कर देते हैं सर्कुलेशन एरिया, यानी कि जितना यूज्ड हो रहा है एरिया, वो आपका कारपेट एरिया है। जैसे कि मूवमेंट के लिए जो है पीपल, जो पर्सन्स होते हैं वो मूवमेंट के लिए इसको यूज़ करते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है वो लिविंग रूम में या उनको जाना है या मेन रूम में जाना है, तो आपको पता है यहाँ से सर्कुलेट होते हुए जाएंगे। तो अगर इन एरिया को माइनस कर दें टोटल फ्लोर एरिया में तो आपको कारपेट एरिया जो है वो मिल जाएगा। कि एक क्वेश्चन आया था आपके एसएससी में कि जो कारपेट एरिया है बिल्डिंग का, कारपेट एरिया ऑफ बिल्डिंग इज, तो वो कौन सा एरिया है जिसको आप कारपेट एरिया बोलेंगे। तो ऑप्शंस जो है वो कुछ इस टाइप के गिवन है। कभी कभी क्या होता है कि एग्जैक्टली आपको आंसर नहीं मिलता, आप उसको अप्रॉक्सीमेट आंसर जो है उसमें से मैच करते हैं कि कौन से ऑप्शन जो है वो बिल्कुल गलत है और कौन सा ऑप्शन जो है वो अप्रॉक्सीमेट आपको सही मिल रहा है। तो उस बेसिस पे जो है आप ऑप्शंस को जज करते हैं। जैसे कि फर्स्ट इज प्लिंथ एरिया, सेकंड है इंक्लूडिंग प्लिंथ एरिया एंड सर्कुलेशन एरिया, ये आपका ऑप्शन है। थर्ड ऑप्शन है आपका सर्कुलेशन एरिया, सर्कुलेशन एरिया। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका प्लिंथ एरिया, प्लिंथ एरिया माइनस सर्कुलेशन एरिया। ठीक है, तो आपको पता है कारपेट एरिया क्या होता है, जो भी फ्लोर एरिया है उसमें से अगर सर्कुलेशन एरिया माइनस कर दें तो वो आपका कहलाता है कारपेट एरिया। लेकिन अब यहाँ पर देख रहे हैं कि प्लिंथ एरिया ये तो हो ही नहीं सकता, सर्कुलेशन एरिया तो माइनस ही करते हैं आप, इंक्लूडिंग प्लिंथ एरिया और सर्कुलेशन दोनों ही आप एरिया ऐड कर दे रहे हैं, ये भी नहीं है। सिर्फ ये ऑप्शन एक दिख रहा है जो अप्रॉक्सीमेट करेक्ट है कि यहाँ पर अगर फ्लोर एरिया होता माइनस सर्कुलेशन एरिया तो एग्जैक्टली आपको कारपेट एरिया मिल जाता, लेकिन यहाँ पे वॉल थिकनेस बस इंक्लूड की हुई है, उसके अलावा तो सारी वैल्यू सेम है। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन इज करेक्ट। तो इस टाइप से जो है आप इन क्वेश्चंस को हैंडल कर लेते हैं। करते हैं एक टर्म आता है जैसे कि पावरफुल, पावर फॉर टेक्निकल सेक्शन, टेक्निकल सेक्शन इन यूपी, यानी कि अगर आप बात करते हैं टेक्निकल सेक्शन की तो कौन कौन से ऐसे सेक्शंस हैं जो पावरफुल हैं सबसे ज़्यादा। तो ये ध्यान रखिएगा सबसे ज़्यादा पावरफुल जो होता है दैट इज़ चीफ इंजीनियर। चीफ इंजीनियर के पास जो है सबसे ज़्यादा पावर होती है। द चीफ इंजीनियर, इसमें जो है इसकी फुल पावर्स रहती हैं। ठीक है, तो डायरेक्टली जो है गवर्नमेंट इससे कांटेक्ट में रहेगी, यानी गवर्नमेंट के लिए जो टोटली रिस्पॉन्सिबल पर्सन है वो क्या है, चीफ इंजीनियर है। इसके बाद आता है इससे नीचे जो पोस्ट पर होते हैं दैट इज सुपरिटेंडेंट इंजीनियर, सुपरिटेंडिंग इंजीनियर। ठीक है, इसके बाद जो इनकी जो पावर होती है ये होती है अप टू 15 लाख, यानी कि टोटल 15 लाख तक की इनकी पावर है, इसको ये डील कर सकते हैं। इससे नीचे जो पोस्ट पे आते हैं वो होते हैं एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर। तो इनकी जो पावर होती है वो होती है अराउंड अप टू ₹5 लाख, यानी 5 लाख तक की जो है इनकी पावर है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा पावरफुल जो है वो चीफ इंजीनियर है, उससे जो है कम पावरफुल सुपरिटेंडिंग इंजीनियर, उससे कम जो है एग्जीक्यूटिव इंजीनियर। तो ये ध्यान रखिएगा, जैसे कि अगर आप बात करते हैं एसएससी जेई का एग्ज़ाम देते हैं तो आप जूनियर इंजीनियर बनते हैं, उसके बाद जो है असिस्टेंट इंजीनियर आता है, असिस्टेंट इंजीनियर के बाद जो है वो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर होता है, जो कि ये एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के बाद जो है पोस्ट आती है वो सुपरिटेंडेंट इंजीनियर, यानी एससी जिनको बोलते हैं। सुपरिटेंडेंट इंजीनियर के बाद जो होता है वो चीफ इंजीनियर होता है। ठीक है, तो ये सीरीज़ है ओवरऑल कि आप कैसे कैसे अगर प्रमोटेड होंगे तो ये पोस्ट आपको मिलेंगी। तो जितने ज़्यादा प्रमोशन होते आएंगे उतना ही ज़्यादा पावरफुल जो है वो पावर्स बढ़ती चली जाएंगी, और सबसे ज़्यादा पावर जो होती है वो चीफ इंजीनियर को होती है। अब एक क्वेश्चन आता है जैसे कि सपोज एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफ पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, जैसे कि PWD, हु इज़ डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल टू गवर्नमेंट।
हु इज़ डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल टू गवर्नमेंट, यानी कौन डायरेक्टली गवर्नमेंट के रिस्पॉन्सिबल है। तो सबसे ज़्यादा जो पावरफुल होगा वो रिस्पॉन्सिबल होगा गवर्नमेंट के। तो सबसे पहले ऑप्शन है आपका असिस्टेंट इंजीनियर, शॉर्ट में लिख दे रही हूँ एई। उसके बाद जो है वो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है एक्शियन। उसके बाद जो है सुपरिटेंडेंट इंजीनियर और उसके बाद है चीफ इंजीनियर। ठीक है, तो आपको पता है सबसे ज़्यादा पावरफुल है डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट के कौन होगा, चीफ इंजीनियर। तो ये जो है सीरीज आपको पता है, तो इस टाइप के कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं सीरीज में अरेंज करो पावर्स पे, उसके अकॉर्डिंग या इस टाइप से आ जाएगा कि डायरेक्टली जो है सबसे ज़्यादा हाई पोस्ट किसकी है या डायरेक्टली कौन रिस्पॉन्सिबल है गवर्नमेंट के। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि आप ध्यान में रखिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।